आज हम लोग गैप जंक्शन देख रहे हैं। गैप जंक्शन सेल जंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि नाम ही है गैप, तो ऑब्वियस है कि ये कुछ खाली जगह के बारे में बताता है। दिस इज कॉल्ड गैप जंक्शन। ठीक है। ये अगर देखेंगे एक डायग्राम से ही इस काम को शुरू करते हैं। मान लो कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक सेल का और ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दूसरे सेल। इनके बीच जो है आपको एक कंटिन्यूअस कैनाल मिलेगा। क्या मिलता है? कंटिन्यूअस कैनाल, एक टनल। ठीक है ना। इस तरह करके यह एक टनल होता है। ठीक है। इस तरह करके ये एक टनल होता है और चीजें जो हैं वो यहां से आराम से आ जा सकती है। ठीक है। तो चीजों का आदान प्रदान इसी गैप के थ्रू होता है। ये जो है ना एक नली की तरह होता है, इससे एक सेल से दूसरे सेल में, और यहां से भी कोई चीज इस सेल से इस सेल में जाता है। क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का एक टनल है, एक हॉलो पाइपलाइन जैसा है। ये जो लंबा लंबा कॉलम है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो हो गया वो हो गया गैप जंक्शन। तो कॉमन एक जो समझने की बात होती है वो यही बात होती है। ये जो है दो सेल के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्योंकि अब इससे पहले आपने जो भी लेक्चर लिया पढ़ा मेरा, उस लेक्चर में क्या था? कोई गैप आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी, मेम्ब्रेन आपस में चिपक रहा था। ये जो पोर है जिसे हम लोग चैनल कहते हैं, इस चैनल को देखेंगे तो ये लगभग 20 एंगस्ट्रम होता है, इसकी जो डायमीटर होती है, और इसी से चीजें आती जाती है। तो एक तो ये लगता है ऐसे कोई मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन पर लगेगा, जैसे पैच लाइक होता है कपड़ा पर, जैसे पैच करते हैं लोग दूसरे कपड़ा का, ठीक उसी तरह से पैच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इस मतलब गैप जंक्शन कैन अलाउ, किसको अलाउ कर सकता है? पार्टिकल्स जो जिसकी साइज अधिकतम क्या हो गई, मैक्सिमम साइज्ड, कितना साइज होना चाहिए? 7, मतलब 70 एंगस्ट्रम से कम, मतलब मैक्सिमम साइज लेस देन 70 एंगस्ट्रम। इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो एक चुने हुए साइज को, एक फिक्स साइज को, फिक्स साइज को वो चुनता है और उसी को वो आगे बढ़ने देता है। तो टाइट जंक्शन हो, स्पॉट जंक्शन हो, बेल्ट जंक्शन हो, डेस्मोसोम्स हो, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसमें सेल के बीच में जंक्शन होता है, जुड़ा हुआ रहता है। बट गैप जंक्शन क्या है? दो सेल के बीच में एक रास्ता बनाता है, एक छोटा सा टनल बनाता है। कैसे सड़कें बनती हैं तो पहाड़ के बीच से क्या होता है, एक टनल जब गुजरता है, ठीक उसी प्रकार का यह भी एक टनल होता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर 70 एंगस्ट्रम से नीचे वाला साइज का कोई पार्टिकल जा सकता है तो इसका जो पर्पस हुआ यही हुआ, एक्सचेंज ऑफ स्मॉल मटेरियल्स
दो सेल के बीच में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होना। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका एक रोल होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल कॉपलिंग बिटवीन टू सेल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं रेड पेन से अंडरलाइन करूंगा। इलेक्ट्रिकल कॉपलिंग, इसका मतलब क्या है कि एक सेल है, उस सेल पर कोई चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, मतलब कोई चार्ज इस सेल पर मूव कर रहा है। दूसरा सेल पर भी इस चार्ज को मूव करना है, उसके लिए क्या यहाँ क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। ये चार्ज जो है वो इसी गैप जंक्शन से होते हुए मूव करता है। मुझे भी जानते हैं कि मेम्ब्रेन के नीचे के चार्ज को लोग कैरी आउट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा फंक्शन है, तीसरे फंक्शन में हम लोग क्या कहते हैं कि दीज जंक्शंस जो है, ये गैप जंक्शन जो है, अब जीजे लिखेंगे, जीजेज आर रेसिस्टेंट टू, किसका रेसिस्टेंस शो करता है, द मैकेनिकल disruption आर यू, कहने का मतलब क्या, मैकेनिकल तो समझते हैं कोई चीज जो लगाया जाता है, मैकेनिकल थ्रो, मैकेनिकल घटनाएं, तो उस तरीके से उस तरह के मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन को ये रोकता है। साथ ही साथ अगला और क्या काम है इसका, रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन को भी अगर सेल से बाहर निकालना हो तो उसके लिए गैप जंक्शन का उपयोग होता है। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एक भी चीज आप भूल नहीं सकते, ठीक है। रेसिस्टेंट टू द प्रोटियोलाइसिस, इस गैप जंक्शन को आप पचाना आपके लिए मुश्किल है, मतलब ये थोड़ा सा अपने आप को बचाने का भी काम करता है। तो गैप जंक्शन को अगर आप देखें तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है इस नली के माध्यम से। बिजली करंट जो है, मतलब इलेक्ट्रिकल कॉपलिंग जो है, उसमें काम करता है। किसी भी तरह का चोट लगे तो उसको उससे बचाने का काम करता है। जिससे इसको देखो हम समझाते हैं, एक सेल है, दूसरा सेल है, और इसके बीच में गैप जंक्शन, करेक्ट। किसी कारण से, किसी भी कारण से, किसी कारण से अगर यह सेल खराब हो गया तो इस सेल को अपने आप को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। ये सेल क्या करता है, तुरंत अपने गैप जंक्शन को इस तरह से मैनेज करता है, इस सेल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, सेल्फिश सेल, और ये अपने आप को बचा लेता है, ये सेव कर लेता है। गैप जंक्शन से बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। अब आगे जब बढ़े तो स्ट्रक्चरल यूनिट स्ट्रक्चर क्या है, अब स्ट्रक्चर पर आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द गैप जंक्शन, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो जो यूनिट से बना हुआ है, यूनिट ऑफ गैप जंक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं कॉनेक्सॉन। कॉनेक्सॉन, CONNEXON, कॉनेक्सॉन। ये कॉनेक्सॉन जो है वो वर्टिब्रेट्स में यूज किया जाता है, इन वर्टिब्रेट्स, जबकि वहीं पर इनवर्टिब्रेट्स में यूज किया जाने वाला टर्म है वह है इनेक्सिन्स, INNEXINS, चूंकि बहुवचन है, बहुत सारे इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। इनेक्सिन्स, ये इनेक्सिन्स कहाँ यूज होता है, इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में। और तीसरा भी नाम है इसका, दैट इज कॉल्ड पेनेक्सिन्स, PANNEXIN, पेनेक्सिन्स। पेनेक्सिन्स कहाँ यूज होता है,
तो ये कॉमनली दोनों में यूज होता है, बोथ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। लेकिन इस पेनेक्जिन्स के तुलना में कॉनेक्जिन्स जो है ये सबसे पॉपुलर टर्म है। सामान्यतः लोग कॉनेक्जिन्स को ही ज्यादा उपयोग में लाते हैं। तो सब अलग अलग नाम है, तो उसको भी दिमाग में रखना है कि भाई क्या है ये। अब क्या है कि जो कॉनेक्जिन्स हैं, 6 कॉनेक्जिन्स मिलकर 6 कॉनेक्जिन्स मिलकर बनाता है क्या, 1 गैप जंक्शन। एक गैप जंक्शन का निर्माण 6 कॉनेक्जिन्स मिलकर करते हैं। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, हेक्सागोनल लैटिस। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर। अगर इनके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से इसके स्ट्रक्चर को हम लोग दिखा सकते हैं। 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 है। और अभी ये क्या है, ये बीच में जो जगह है ना वो अभी बंद है। बंद है। और जब इसको ओपन होना होगा तो ये ऐसे मूव करेगा। जैसे ऐसे मूव करेगा, रिजल्ट क्या होगा, देखिए। ठीक है, ये ऐसे हो गया। 3 4 5 6। जैसे अपोजिट डायरेक्शन हुआ, बीच में क्या हो गया, खुल गया ये हॉलो चैनल है, हॉलो चैनल। और ये हॉलो चैनल जैसे ही खुलेगा, जो मटेरियल है जिसको इसके आर पार जाना है वह इसमें एंटर करेगा और उस साइड से दूसरे सेल में निकल जाएगा और ये फिर से बंद हो जाएगा। जैसे ही ये फिर वापस हुआ तो फिर ये बंद हो गया। कहते हैं जब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन होता है ये खुलता है, और जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन होता है तो यह बंद हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कोनेक्जिन्स जो है वो 6 कोनेक्जिन्स मिलकर एक गैप जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो गैप जंक्शन है वो खुलता और बंद होता है। अभी यहाँ ये क्लोज्ड है और यहाँ ये ओपन है। और ये खुलना बंद होना यहाँ पर कैल्शियम आयन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो हो ये खुल जाएगा, और जब हाई होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गैप जंक्शन, ये रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, रेगुलेटेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है। ब्रैकेट के अंदर में लिखने से मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है। कुछ कुछ जगहों पर ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ कैल्शियम आयन ही नहीं होता है। इन सर्टेन सेल्स concentration of potassium ion also reported in the regulation of किसके regulation में, the opening and closing of gap junction। देखिए आप सिर्फ ऐसा नहीं कि कैल्शियम आयन ही है, बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन।
ये जो एक्सेप्शन है ना, वो देखिए कैसे बताता है। बाबा कहीं कहीं कैल्शियम आयन भी, सॉरी पोटेशियम आयन भी कहीं कहीं इस काम को करता है। अब एक एग्जाम्पल को हम लोग देखें। जैसे हम लोग देखते हैं पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में क्या बात है, इसमें होता है बीटा सेल्स। वी ऑल नो बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। तो ये बीटा सेल की बात हो। अब क्या कहता है कि बीटा सेल्स के बीच में और अल्फा सेल्स के बीच में गैप जंक्शंस देखा जाता है। अल्फा सेल क्या करता है, सिक्रीट ग्लूकागॉन। ठीक है, ये दोनों ब्लड के अंदर में शुगर का रेगुलेशन देखते हैं। तो मान लो कि ये बीटा सेल है और ये अल्फा सेल है, ये बीटा सेल और ये अल्फा सेल। इन दोनों के बीच क्या देखा जाता है, गैप जंक्शंस देखे। ठीक है, और इस गैप जंक्शन का रोल क्या होता है, रोल रोल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि इंसुलिन वहां चला जाएगा, ग्लूकागॉन वहां आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, गैप जंक्शन, उसका काम होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक कंडक्टिविटी, हाँ है ना, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी कोई बोलेगा देखो बीटा सेल और अल्फा सेल्स के बीच में गैप जंक्शन है, तो विद्यार्थी सोचेगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन बह जाएगा एक दूसरे तरफ से। नहीं, ये जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंडक्ट करता है, शो करता है, और कुछ छोटे मोटे जो सॉल्यूट्स होते हैं उसको भी अलाउ करता है कि इधर से इधर जाए। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सर्कुलेट करने में मदद करता है एक सेल से दूसरे सेल में। अब आगे बढ़ते हैं कि जब गैप जंक्शन के प्रोटीन को देखा गया, तो देखा गया गैप जंक्शन में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। गैप जंक्शन हैज हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन से ही बना ही हुआ है, कनेक्शंस क्या है, प्रोटीन्स ही। इसको कैसे कहां रिपोर्ट किया गया, इक्विलिब्रियम, डेंसिटी ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूगेशन में। ये एक टूल है, इस टूल के अंदर में देखा गया कि गैप जंक्शन में बहुत प्रोटीन है। ठीक है ना, और चूंकि ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो हेक्सागोनल होता है, मतलब फूल की तरह ना। हम लोग कैसे बनाए थे, ऐसे फूल की तरह बनाए थे, 3 4 5 6 ऐसे फूल की तरह बनाए थे जो खुलता और बंद होता है। ये इसी प्रकार का दिखता है, ठीक है ना। और इसका जो चैनल है, ये जो चैनल है जिसको हम लोगों ने कहा था कि ये 70 एंगस्ट्रम होता है, यह चैनल जो होता है वाटर फील्ड होता है, याद रखना है। वाटर फील्ड मतलब इसके अंदर में पानी भरा होता है। ठीक है, अब साइज और वेट ऑफ सॉल्यूट्स that pass through gap junction, through the gap junction। अब यहां हो रहा है क्या, क्या साइज होगा, क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। 70 एंगस्ट्रम से तो छोटा होना ही चाहिए, लेकिन अगर अलग अलग उदाहरण लें, मैमेलियन सेल गैप जंक्शन, मैमेलियन सेल गैप जंक्शन में ये साइज जो होता है वो होता है 1.2 नैनोमीटर। सोचिए, जबकि वहीं पर इंसेक्ट्स में जब देखा गया, इंसेक्ट
सेल गैप जंक्शन, वहां पर मिला क्या, 2 नैनोमीटर डायमीटर का मिला। मतलब समझने की बात है कि ये अलग अलग सेल्स में भी थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। अब अगले पेज में हम लोग आते हैं, इन नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज, हम सब जानते हैं कि नर्व टिश्यू का तो बेसिक काम ही जो है वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पर है। गैप जंक्शन allows rapid transmission of electrical current at the synapse। सब जानते हैं सिनेप्स क्या होता है, दो नर्व का जंक्शन होता है, वहां पर तेजी से करंट आगे बढ़ जाए, तेजी से, इसके लिए वहां पर गैप जंक्शंस होते हैं। और इस तरह के जंक्शंस को, इस तरह के सिनेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल सिनेप्स। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो सिनेप्स दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक केमिकल सिनेप्स। ये होता है केमिकल सिनेप्स। ये कहाँ देखा, नर्वस टिश्यू में। अब होता है इन द हार्ट टिश्यूज। अगर हार्ट टिश्यूज में हम देखें तो वहां भी बड़ा यूनिक उदाहरण मिलता है। कैसे कि गैप जंक्शन allows rapid pass allows rapid passing of ions from in the muscles, in the cardiac muscles। हार्ट के मसल को क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। बहुत तेजी से वहां पर आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे। दैट कॉज, इसका नतीजा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। उससे क्या होगा, बिजली का एक झटका पैदा होता है। साइंस कहता है कि चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ टिश्यूज के उदाहरण हैं जहां पर आप गैप जंक्शन के महत्व को समझ सकते हैं, पढ़ते हैं। अब क्या है कि दो सेल्स के बीच में इस तरह का आपस में एक समन्वय हो, जैसे मैंने कैसे बताया था, अल्फा सेल और बीटा सेल, ठीक है ना। ये अल्फा सेल और ये बीटा सेल, दोनों के बीच में क्या है, एक समन्वय है पैंक्रियाज में। ये जो समन्वय होता है इससे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक कॉपलिंग। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक कॉपलिंग। और दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है इसे, मेटाबॉलिक कॉपरेशन। मान लो दोनों सेल एक दूसरे को बोले कि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए पैंक्रियाज में ये मेटाबॉलिक कॉपलिंग। इसके अलावा भी और एग्जांपल है, पेरिस्टाल्टिक movement in the wall of intestine। आप सब जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल सिकुड़ता और फैलता है, ठीक है, सिकुड़ेगा और फैलेगा। इसके कारण भोजन क्या होता है, आगे बढ़ता है और भोजन मिक्सअप भी होता है। यह करंट के झटके से मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। अभी एक बार एलिमेंट्री कैनाल सिकुड़ के ऐसा हो जाएगा और जैसे ही फैलेगा तो फिर ऐसे फैल जाएगा, फिर करंट का झटका लगेगा, सिकुड़ जाएगा, फिर रिलैक्स करेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर जो भोजन होता है वो भोजन मिक्सअप भी होता है और आगे भी बढ़ता है। उसमें गैप जंक्शन का काम बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर गैप जंक्शन नहीं हो, ये जो कोऑर्डिनेशन है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का, ये नहीं हो पाएगा।
और भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जैसे इन 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 एग्स, सेल्स नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक सेल के चारों तरफ होता है नर्स सेल्स, सिक्रीट वाइटल मटेरियल्स, वाइटल मटेरियल्स into the into the ओवम, ओवम के अंदर में वाइटल मटेरियल्स डालता है, किसके थ्रू? थ्रू द गैप जंक्शन। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। भाई गैप जंक्शन अगर नहीं हो तो अंडे के अंदर में योक वोक मिलना मुश्किल हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा और सेल बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। जब स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? सिलिंड्रिकल, लाइक दिस वन। देखिए, अभी पूरा सिलेंडर ही बना देते हैं, ठीक है। चार पाँच छः, देखिए ऐसे गैप जंक्शन है और इसी के अंदर माध्यम से चीजें अंदर से होती हुई एक सेल से दूसरे सेल में बाहर निकलती है। यहाँ एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्रकार से ये पाइपलाइन की तरह दिखता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है दो सेल के बीच में, गैप जंक्शन का, ठीक है। अब आते हैं क्या कि एक जो कोनेक्सॉन है उसको देखते हैं। कोनेक्सॉन, अगर एक कोनेक्सॉन को देखें तो इसमें चार मेम्ब्रेन में स्पैन लगाता है। देखो ऐसे ये मेम्ब्रेन है, ऐसे तो 6 कोनेक्सॉन्स होते हैं ना। अगर एक कोनेक्स, ये मेम्ब्रेन में 4 बार अप डाउन होता है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये इसका एन टर्मिनल होता है और ये इसका सी टर्मिनल होता है। सी टर्मिनल ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। हम लोग इसको एक डायग्रामेटिक ऐसे भी दिखाते हैं, सिलेंडर बना के। कई जगह इस डायग्राम को आप देखेंगे क्या, मेम्ब्रेन में ही डायग्राम को दिखाने का और भी तरीका होता है, उससे मैं आपको रूबरू करा दूं। जैसे ये मेम्ब्रेन है और लोग इसी चीज को डायग्रामेटिकली भी दिखाते हैं, लाइक जैसे ये ऐसे सिलेंडर शेप में। आप लोग जो भी बुक्स पढ़ते होंगे देखते होंगे इस तरह के, ये इसके ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, वही 4 है। यही डायग्राम, उसी डायग्राम को ऐसे दिखाया गया इंटरनल से। इसमें कोई अंतर नहीं है, आप एक रेखा से भी दिखा सकते हैं और 2 रेखा से। इसे हम लोग बोलते हैं M1, इसे कहते हैं M2, इसे कहते हैं M3, इसे कहते हैं M4। इस तरीके से कनेक्शंस के जो होते हैं 4 अलग अलग डोमेन्स होते हैं और ये चारों डोमेन्स मेम्ब्रेन में आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ गैप, गैप जंक्शंस। अभी सब स्ट्रक्चर के अंदर में अरेंजमेंट ऑफ गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस का अरेंजमेंट जो होता है वो होमोमेरिक होता है, मतलब दोनों सेल का जो पार्टिसिपेशन होगा वो एक समान और अलग अलग हेट्रोटाइप। इसमें क्या होगा कि मान लो 2 सेल है, दोनों सेल के बीच में एक गैप जंक्शन है ना। यहाँ 3 कर देते हैं, उस साइड 3 समझ में आएगा। तो ये एक तरह का है,
ये जो एक सेल है ना, उसमें गैप जंक्शन एक तरह का और दूसरे में थोड़ा डिफरेंट है, तो होमोमेरिक है। मतलब एक इस सेल का और इस सेल का दोनों अपना अपना अलग है, लेकिन अलग अलग टाइप है। ये सेल इस सेल के गैप जंक्शन से अलग है। दूसरा क्या होता है? हेट्रोमेरिक, हेट्रोटाइप। ये पूरा मिक्सिंग होता है। बांट दिए। अब जैसे ये यहां हो गया, ये यहां हो गया, ये यहां हो गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों मिक्सअप हो गया है। हेट्रोमेरिक, हेट्रोटाइप, मतलब सबके यूनिट्स भी अलग है, अरेंजमेंट भी अलग है। हेट्रोमेरिक, होमोटाइप। मतलब हेट्रोमेरिक होमोटाइप में क्या हो गया? दो सेल का ये हो गया गैप जंक्शन, एक ही पैटर्न में। देख लीजिए, दोनों में हो गया। ये हेट्रोमेरिक हो गया, चूंकि जो ये शेड किया हुआ दोनों में है, व्हाइट वाला भी दोनों में है, तो हेट्रोमेरिक हो गया। होमोटाइप मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट एक प्रकार का हो गया। और जो लास्ट होता है वो क्या होता है? होमोमेरिक, होमोटाइप। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो एक समान हो। ठीक है, जैसे मान लो कि व्हाइट है, व्हाइट वाला ही रहेगा, स्ट्रैप है तो स्ट्रैप वाला ही रहेगा। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है गैप जंक्शन का, आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम लोग गैप जंक्शन को खत्म करेंगे और एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग ये एनालाइज कर सकें कि सभी प्रकार के जंक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसको रखा जाता है।